जिंदाबाद जिंदाबाद एपी चौधरी जिंदाबाद जिंदाबाद। SC/ST के कर्मचारियों के ऊपर कोई सुरक्षा कवच नहीं होता। उनके संगठन अगर हैं तो संगठन भी नाम मात्र के होते हैं। उच्च अधिकारियों का उनको आशीर्वाद प्राप्त नहीं होता। इसलिए हर SC/ST का अधिकारी कर्मचारी, इवन मैं मंत्री की बात भी करता हूँ, अगर कोई मंत्री भी है, सांसद भी है, कहीं पर भी है SC/ST का आदमी, तो वो डर कर काम करता है। उसके मन में एक भय होता है, वो असुरक्षा की भावना से 24 घंटे रहता है और वो अपनी दायित्वों के प्रति 100% की ईमानदारी और कर्मठता के साथ काम करके इस देश को आगे बढ़ाने का काम करता है। उनके घरों में कारें भी आ गई, उनके बच्चे भी सामान्य जाति के जो लोग हैं उनके जैसे स्कूलों में पढ़ने लगे और पढ़ कर के मैंने देखा कि हर तीसरे आदमी का बच्चा कहीं लंदन में है आज, कहीं किसी का अमेरिका में है, किसी का ऑस्ट्रेलिया में। लेकिन जो बची हुई आबादी है, जो गांव में रह रही है, जहाँ से हम लोग निकल कर आए, वो आबादी तो आज की डेट के अंदर इतना संघर्ष उसको झेलना पड़ रहा है, शिक्षा उसको मिल नहीं रही है। सरकार इस देश में एक बड़ा तबका था जिसको स्कूल नहीं जाने दिया गया। धार्मिक व्यवस्था में ऐसे प्रस्ताव पास किए गए, ऐसे वर्ण व्यवस्था लागू किया गया, ऐसे मनुस्मृति लागू की गई, न पढ़ने का अधिकार था, न संपत्ति का अधिकार था और जाति के नाम पर भी उनको प्रताड़ित किया गया। बाबा साहब ने संवैधानिक रूप से उन्हें शेड्यूल कास्ट कहा है। आज भी सोचिए कि शेड्यूल कास्ट, अभी झारखंड से खबर है कि OBC कम्युनिटी के लोग पानी नहीं पीने दे रहे हैं, तो हर जाति के नीचे एक जाति बना दी गई और हर जाति का जो जातिवाद है वो शेड्यूल कास्ट को ढोना पड़ा। देश आज़ाद हुआ, सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन आया और आज देश में शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के लोग अपने दम पर सरकारी नौकरी में आए, आरक्षण का लाभ उठाया और अपने दम पर पे बैक टू सोसाइटी भी कर रहे हैं, सामाजिक संगठन भी चला रहे हैं और राजनीतिक दल भी चला रहे हैं चंदे से। सामाजिक बदलाव को भी आप महसूस करते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा शेड्यूल कास्ट लोगों की भागीदारी है। ये कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है मुझे, ये बात मैं डंके की चोट पर कह रहा हूँ। लेकिन एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी है और उस शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी की कमर तोड़ने के लिए सरकारी नौकरियों को ख़त्म किया जा रहा है। लेकिन जब रिजर्वेशन ख़त्म हो रहा है, सरकारी नौकरी ख़त्म हो रही है, तो कुछ लोग मुगालते में हैं, चाहे किसान जाति के लोग हों, चाहे OBC के लोग हों जिनको 27% रिजर्वेशन है, वो भी जा रहा है। लेकिन सवाल है कि लड़ाई सिर्फ शेड्यूल कास्ट के लोग ही लड़ रहे हैं ज़्यादा संख्या में। इस पर भी बात करेंगे, नौकरी की हालत क्या है वो भी बात करेंगे। और सोचिए कि सरकारी नौकरी ना होती तो SC/ST, OBC और किसान जातियों का क्या होता। मेरे साथ KP चौधरी साहब हैं और इनसे बढ़िया ये मर्म कौन समझ सकता है जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी नौकरी करते हुए सरकारी नौकरी के हितों की रक्षा के लिए लगाया है। चौधरी साहब, कैसे देखते हैं, एक लंबा दशक आपने नौकरी में गुजारा, आप आज भी SC/ST वेलफेयर एसोसिएशन के लिए यूनियन चलाते हैं, नौकरी में रहते हुए संवैधानिक प्रावधानों में बदलाव करवाया। आज कितने कर्मचारी बच गए हैं SC/ST की अगर बात करें तो? देखिए, मैं उस दशक को याद करना चाहता हूँ जिस समय देश में राष्ट्रीयकरण का दौर तत्कालीन सरकार के द्वारा चलाया गया। उससे पहले अनुसूचित जाति जनजाति के समाज सरकार की नौकरी में ढूंढे नहीं मिलते थे। लेकिन सरकार आई, सरकार ने SC/ST समाज के हितों को साधने के लिए देश में सरकारीकरण का दौर किया, सरकारी क्षेत्र में रिजर्वेशन लागू करने का प्रावधान किया और उसके बाद में काफ़ी परिवारों के घरों में रोशनी गई सरकार की नौकरी के रूप में। कुछ लोग चपरासी बने तो कुछ IAS बने, इंस्पेक्टर बने, कुछ पुलिस में गए, कुछ जज बने, कुछ LIC में आए, GIC में आए। इस टाइप से करीब 40 लाख परिवार भारत के अनुसूचित जाति जनजाति समाज से सरकार की नौकरी केंद्र सरकार और राज्य सरकारों में पाने में कामयाब हुए। यह आंकड़ा मेरा नहीं है, भारत सरकार का है, क्योंकि भारत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को आधार बना करके 1997 में जब एक के बाद एक गवर्नमेंट ऑर्डर्स निकाले और रिजर्वेशन को समाप्त किया, पोस्ट बेस्ड रोस्टर लागू किया, वैकेंसी बेस्ड रोस्टर को हटाया, बहुत सारे प्रावधान उसमें सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन के अनुसार किए गए। उस समय जब एनरोल्ड हुआ सरकार का सिस्टम तो 40 लाख लोग SC/ST के सरकार की नौकरी में पाए गए। आज करीब 2 लाख के आसपास सरकार की नौकरी में लोग बचे हैं। 40 लाख समाज आज 2 लाख है मात्र। सिर्फ 2 लाख लोग, हो सकता है इससे भी कम संख्या हो। तो ये जो संख्या है, संख्या इस तरीके से घटी है, इतनी बुरी तरीके से घटी है। इसका कारण क्या है
कि देश में जो राष्ट्रीयकरण हुआ, बैंकिंग भर्ती बोर्ड बनाए गए, तेल कंपनियों का, बीमा कंपनियों का, आपकी जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशंस का, इन सब का जब तमाम PSU कंपनियां, एविएशन सेक्टर इंट्रोड्यूस किए तत्कालीन सरकार ने, और वार लेवल पर रिजर्वेशन पर काम हुआ कि रिजर्वेशन लागू होना चाहिए। स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव चलाए गए। स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव होने से नौकरी के अवसर SC/ST समाज के लोगों को उपलब्ध कराए गए। वो एक गोल्डन एरा के रूप में मैं देखता हूँ। वो SC/STs के लिए गोल्डन एरा था। क्यों? क्योंकि अगर 32 करोड़ की आबादी SC/ST की इस देश में है और 40 लाख लोग सरकार की नौकरी में आने में कामयाब रहे, एक परिवार से अगर 20 आदमी जुड़े हुए तो 8 करोड़ लोग करीब गरीबी की रेखा से सरकार की नौकरी में आने की वजह से मतलब ऊपर आए। आज क्या स्थिति है? आज स्थिति यह है कि जो लोग सरकार की नौकरी में आए थे वो पक्के घरों में आ गए, उनके घरों में कारें भी आ गईं, उनके बच्चे भी सामान्य जाति के जो लोग हैं उनके जैसे स्कूलों में पढ़ने लगे। और पढ़ कर के मैंने देखा कि हर तीसरे आदमी का बच्चा कहीं लंदन में है आज, कहीं किसी का अमेरिका में है, किसी का ऑस्ट्रेलिया में। लेकिन जो बची हुई आबादी है जो गांव में रह रही है, जहाँ से हम लोग निकल कर आए, वो आबादी तो आज की डेट के अंदर इतना संघर्ष उसको झेलना पड़ रहा है, शिक्षा उसको मिल नहीं रही है, सरकार की नौकरी, पहली बात तो सरकार ने सरकारीकरण ख़त्म करके निजी क्षेत्र को ला करके पूरी नौकरियों को ख़त्म कर दिया। कल तक अभी कितने कर्मचारी हैं? देखिए, ऐसा है कि ये कर्मचारियों की जो संख्या है ये करीब 2 लाख के आसपास सरकारी। अच्छा, OBC मिला दे तो सर? OBC मिला दे तो इसको आप मतलब मान के चलिएगा कि आप 5 या 6 लाख मान लीजिएगा मैक्सिमम। तो कमर टूट चुकी है SC/ST OBC की। SC/ST OBC की और माइनॉरिटी की कमर पहले से टूटी हुई थी। उनके सरकार में उनका रिप्रेजेंटेशन ना के बराबर था। OBC को तो अभी इंट्रोड्यूस किया गया, OBC तो अभी आया था रिजर्वेशन 93 के बाद। हाँ, बहुत जल्दी, मतलब उनको बहुत टाइम नहीं मिला, लेकिन उनका जो रिजर्वेशन था क्योंकि सरकार की नौकरी एंट्री पॉइंट तक था, उनका अंदर प्रमोशंस में रिजर्वेशन आज तक भी उनका नहीं हुआ OBCs का। लेकिन ये सुविधा SC/ST समाज के लोगों को क्लास 1 के जो लोएस्ट रैंक था वहाँ तक रिजर्वेशन जो है प्रमोशंस में SC/ST के लोगों को मिल रहा था, लेकिन OBC के लोगों को प्रमोशन में कोई रिजर्वेशन नहीं था, उनका रिक्रूटमेंट पॉइंट पर ही उनका एंट्री था। लेकिन क्या है कि अब फिलहाल क्योंकि SC/ST और OBC का जो रिजर्वेशन है वो लागू तो तब होगा जब सरकारी क्षेत्र होगा। लोग कह रहे हैं कि इसके पीछे कॉन्स्पिरेसी है कि पे बैक टू सोसाइटी की ही कमर तोड़ दी जाए, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। SC/ST OBC के न कर्मचारी रहेंगे, न उनका सामाजिक राजनीतिक चेतना का आंदोलन चलेगा। निश्चित रूप से अगर हम मायावती जी के शासनकाल को देखते हैं तो अखिलेश यादव जी में उनमें मायावती जी में एक बेसिक अंतर क्या था कि मायावती जी की बिरादरी यानी शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के IAS और IPS ऑफिसर उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो प्रचुर मात्रा में थे, और उन्होंने अपने हिसाब से IAS और IPS को जिला कलेक्टर, SSP और जो प्रदेश के पद थे उन पर लगाया। लेकिन उस समय जो अखिलेश यादव जी थे तो उनको यादव समाज के उतने बच्चे जो IPS IAS थे, क्योंकि रिजर्वेशन थोड़ा बाद में लागू हुआ और यहाँ पर SC/ST का रिजर्वेशन थोड़ा पहले लागू हो गया, तो ये फ़र्क भी बता रहा हूँ आज की डेट में। मीडिया ने खबर चला दी अफवाह कि 54 SDM उत्तर प्रदेश में यादव लगाए गए हैं, जबकि लगभग 12 के करीब SDM थे। इतना बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ। अभी भी OBC समाज में रिप्रेजेंटेशन SC/ST OBC में OBC का सबसे कम है सर। लेकिन शेड्यूल कास्ट समाज की नौकरियां जिस तरह से जा रही है SC/ST या OBC की, तब तो न राजनीतिक चेतना न सामाजिक चेतना, पे बैक टू सोसाइटी का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाएगा, धीरे धीरे सामाजिक आंदोलन बंद हो जाएगा। देखिए, ये तो जो आप बात कह रहे हैं, सरकार की जो फिलहाल जो नीति चल रही है जिसमें उन्होंने सरकारी क्षेत्र को पूरी तरीके से ख़त्म करने का उनका, जैसे अब एयर इंडिया था, दिल्ली विद्युत बोर्ड था, आप देखिएगा बड़े बड़े डिपार्टमेंट जो हैं उन डिपार्टमेंट। दूसरा ये है कि एक और चीज़ मैं आपको बताऊं बाद में, एक चीज़ जो अभी दिखाई नहीं दे रही है, मशीनों का युग, कंप्यूटराइजेशन, ये ऐसी चीज़ें हैं कि जो लोग पहले काम करते थे सरकारी अधिकारी कर्मचारी, उसका मैं कह सकता हूं कि हर विभाग के अंदर जो मॉडर्नाइजेशन हुआ, आधुनिकीकरण हुआ, उसमें करीब 80% काम तो मशीनों पर जाकर टिक रहा है, इसलिए लोगों की आवश्यकता ही खत्म कर दी गई है। लेकिन जो भी नियुक्तियां हो रही है, मान लीजिए IT इंडस्ट्री के लोगों की भी नियुक्तियां हो रही है,
कंप्यूटर है सर, चीज़ें आसान हो रही है, लोगों की जगह कंप्यूटर नहीं ले सकता है, कंप्यूटर ऑपरेट करने के लिए भी लोग चाहिए। निश्चित रूप से आप सही कह रहे हैं, लेकिन जिस तरीके रिकॉर्ड रूम में रिकॉर्ड मेंटेन होता था, वहाँ पर कर्मचारी लगाए जाते थे, वहाँ पर जरूरत नहीं है। अब सारा रिकॉर्ड एक ही आदमी के कंप्यूटर में। अभी रेलवे एक्सीडेंट हुआ, लोग कह रहे हैं कि लगभग कई लोग मजाक उड़ा रहे हैं कि रिजर्व वालों की वजह से हो रहा है। 6 लाख करीब अभी भी रेलवे में कर्मचारी हैं SC ST OBC के, और वो मेहनत तो लोग क्या आपको भी लगता है कि SC ST OBC के आप कर्मचारी हैं तो ज़्यादा मेहनत करना होता है, या लोग कह रहे हैं कि ये लोग मेहनत ही नहीं करते हैं? देखिए, SC ST के कर्मचारियों के ऊपर कोई सुरक्षा कवच नहीं होता। उनके संगठन अगर हैं तो संगठन भी नाम मात्र के होते हैं। उच्च अधिकारियों का उनको आशीर्वाद प्राप्त नहीं होता। इसलिए हर SC ST का अधिकारी कर्मचारी, इवन मैं मंत्री की बात भी करता हूँ, अगर कोई मंत्री भी है, सांसद भी है, कहीं पर भी है SC ST का आदमी, तो वो डर कर काम करता है। उसके मन में एक भय होता है, वो असुरक्षा की भावना से 24 घंटे रहता है, और वो अपनी दायित्वों के प्रति 100% की ईमानदारी और कर्मठता के साथ काम करके इस देश को आगे बढ़ाने का काम करता है। इसके उल्टे अगर हम देखें कि जो सामान्य जाति के लोग होते हैं, उनके ऊपर आका होते हैं, उनके नीचे आका होते हैं, उनको पूरा संरक्षण प्राप्त होता है, और वो जितना भी जो भी अपने तरीके से आगे पीछे ऊपर नीचे कर सकते हैं, वो करने में किसी प्रकार की कोई कमी। इसी कारण से अगर घोटालों की मैं समीक्षा करता हूँ भारत में, तो SC ST के लोगों को किसी बड़े घोटाले से उनका दूर दूर तक किसी प्रकार का कोई लेना देना नहीं है। लोग कह रहे हैं कि माननीय कांसीराम साहब ने जो DS4 बनाया था, उनके पीछे वो आंदोलन इसीलिए सफल हुआ कि सरकारी कर्मचारी जो रिटायर थे उन्होंने आर्थिक मदद की, जो लोग नौकरी में थे उन्होंने भी आर्थिक मदद की, पे बैक टू सोसाइटी किया। निश्चित रूप से क्या उसको भी कमर तोड़ने की कोशिश है? निश्चित रूप से बामसेफ बनाया, DS4 बनाया, दलित शोषित संघर्ष समाज समिति उन्होंने बनाई, फिर उन्होंने बामसेफ बनाया। उसके बाद में इसकी बैकबोन के पीछे सरकारी अधिकारी कर्मचारियों का खुला समर्थन उनके साथ था। उसके बाद रिटायर्ड कर्मचारियों का उनके साथ समर्थन था, समाज का भरपूर समर्थन मान्यवर काशीराम साहब के साथ था, और उसका जो परिणाम हुआ, देश की राजनीति के अंदर एक बदलाव आया। देश में बहुजन समाज पार्टी का गठन हुआ। बहुजन समाज पार्टी ने भारत के सबसे बड़े प्रांत में 4 बार सरकार बना करके अपने महापुरुषों को जो सम्मान दिया, अपने समाज को जो एक पहचान दी, सम्मान स्वाभिमान से जो जीने का अवसर मिला, वो अपने आप में अद्वितीय है। और इसका श्रेय अगर मैं कहूँ तो निश्चित रूप से देश के अनुसूचित जाति जनजाति समाज के अधिकारी और कर्मचारी, मैं तो कल भी गोरखपुर में था, गोरखपुर के अंदर जो बनते सुमित रतन जी ने वहाँ पर कल एक कितना बड़ा समागम किया, और मुझे बताया गया कि इस जो ये मैदान है, इस मैदान के अंदर अगर कोई राजनीतिक सत्तारूढ़ पार्टी भी कोई कार्यक्रम करती है तो इतनी बड़ी भीड़ उसमें नहीं आती है जितनी भीड़ कल इतनी भीषण गर्मी के अंदर वहाँ पर मौजूद थी। तो उस सरकारी कर्मचारी अधिकारियों का भी कल के कार्यक्रम में बहुत ही आर्थिक सहयोग और उनकी उपस्थिति का सहयोग अपने आप में उन्होंने बढ़ चढ़ करके सहयोग किया, तब जा कर के वो करी का कार्यक्रम व्यापक स्तर पर सफल होने में। अब क्या लगता है सर, विकल्प क्या है? जिस तरह से आरक्षण, सरकारी नौकरियां खत्म हो रही है, आरक्षण में भेदभाव हो रहा है जो बचा हुआ है, अब क्या लगता है फिर से आज़ादी से पहले वाली स्थिति में बहुजन समाज SC ST OBC किसान जातियों को पहुंचा दिया जाएगा? निश्चित रूप से, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जो हालात इस समय बन गए हैं, उन हालातों में बैक टू पेविलियन जहाँ से ये लोग आए थे, SC ST OBC के लोग जो है, पहले तो माइनॉरिटी के लोगों को ही निशाना बनाया गया। माइनॉरिटी के लोग तो आज के डेट में पूरे हाशिए पर हैं। SC ST OBC अभी देखिएगा कि जो जंतर मंतर पे हुआ, ऐसे समाज, जो समाज आर्थिक रूप से भी संपन्न हो, जो सामाजिक रूप से भी पूरी तरीके से मजबूत हो, ऐसे समाज की बेटियों के साथ में अगर ऐसा व्यवहार जंतर मंतर पर हो सकता है तो कल्पना कीजिएगा देश का जो सबसे गरीब तबका, अनुसूचित जाति जनजाति समाज जिसको कहा जाता है, उसके साथ क्या हाल होता होगा। क्या लग रहा है पॉलिटिकल लीडरशिप की एक चुप्पी, चूँकि वहाँ सबसे ज़्यादा रिजर्वेशन इम्प्लीमेंट है, विधायिका में और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, विधायक हो या सांसद हो, क्या वहाँ से SC ST OBC के जो नेता हैं उनकी चुप्पी भी एक बड़ी वजह है? वो दौर अब खत्म होता दिख रहा है जिसमें मायावती, कांसीराम, लालू यादव, रामस्वरूप वर्मा, सोहेल लाल पटेल, मुलायम सिंह यादव हो या तमाम करुणानिधि हो, एक जो बड़ी फहरिस्त थी बहुजन समाज के नेताओं की, जिन्होंने एकदम आँख में आँख डालकर संसद से सड़क तक संघर्ष किया, वो दौर खत्म हो रहा है जिन्होंने बाबा साहब के विचारों को आगे पहुँचाया। कर्पूरी ठाकुर हो, निश्चित रूप से जिन महापुरुषों का आपने नाम लिया है, उनका अपना एक पहचान था, उनका अपना एक विजन था, उनकी अपनी एक सोच थी, उनका अपना काम करने का तरीका था। लेकिन आज की राजनीति के अंदर जिस तरीके से मैं अनुसूचित जाति जनजाति सांसदों की बात करता हूँ, एक बड़ी, या OBC हो, हाँ OBC सांसदों की भी मैं बात करता हूँ, एक बड़ी अच्छी संख्या में लोग हैं।
आज चाहें तो आज सरकार गिरा दे। अगर आज ये एकजुट होकर के सामाजिक मुद्दों पर अपने समाज के साथ हो रहे अन्याय अत्याचारों के मामलों को लेकर के अगर ये सारे लोग आज एकजुट हो जाएं तो सरकार आज ही अल्पमत में आ जाएगी। लेकिन इनके अपने जो निजी स्वार्थ हैं, जो इनके अपने पर्सनल एजेंडे हैं, जो इनके पास है, मैं तो कहूँगा कि सीधा सीधा मामला ऐसा लगता है कि जो क्या लगता है सर कि जो पॉलिटिकल लीडरशिप है SC ST OBC की, वो निजी हितों के लिए या समाज को उन्होंने मझधार में छोड़ दिया है, या उनमें वो तिखापन अब नहीं है? देखिए, जो लोग, जैसे इनका नाम आपने काशीराम जी का नाम आपने लिया, काशीराम जी ने अपनी ज़मीन खुद तैयार की। काशीराम जी का जो अपना आंदोलन था, उनकी अपनी ज़मीन थी, और ऐसा है कि उनको किसी से टिकट मांगने की जरूरत नहीं पड़ती थी। यहाँ आज की जो राजनीति है, उस राजनीति में जो SC ST OBC के लोग हैं, जो सांसद हैं या सरकार में मंत्री भी हैं, उनकी निर्भरता निश्चित रूप से दूसरे लोगों के ऊपर है। और ऐसी परिस्थिति के अंदर मैं यहाँ बड़ी जिम्मेदारी से कहूँगा कि उनके खुद की अपनी जो प्राथमिकताएं हैं या उनकी अपनी कमज़ोरियाँ हैं, दोनों चीज़ें उनको कहीं ना कहीं मजबूर करती हैं कि वो पार्टी लाइन पर काम करें। अपने समाज के साथ हो रहे अत्याचार अन्याय पे जो उनकी चुप्पी है, निश्चित रूप से ये एक चिंता का विषय है। और मैं तो यही कहूँगा कि देखिए, जो भी SC ST के लोग लोकसभा में गए हैं, रिजर्वेशन जो बाबा साहब ने उनको दिया 25% का, उसके आधार पर उन लोगों को लोकसभा में जाने का मौका मिल रहा है। कोई पार्टी तुमको एहसान नहीं कर रही है कि आपको लोकसभा में अभी भी रिजर्व सीट तक ही सीमित है SC ST। एक भी सीट लोकसभा में, जो लोकसभा का 25% का आरक्षण है, उस आरक्षित सीट से एक भी सीट जनरल कैटेगरी में किसी भी SC ST को नहीं पूरे देश में कोई। राज्यसभा में अभी भी सूखा ही रहा। राज्यसभा में तो रिजर्वेशन लागू नहीं हुआ, इसलिए 250 के हाउस में कभी 8 या 10 से कोई मतलब MP ज़्यादा बने नहीं। समस्याएं बात कर ले, सॉल्यूशन आपको क्या लगता है? देखिए, सॉल्यूशन तो सामाजिक आंदोलन इसका एकमात्र रास्ता है। मान्यवर काशीराम जी ने कहा था कि सामाजिक आंदोलन चलता रहना चाहिए, सरकार बने या गिरे ये महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि सामाजिक आंदोलन हमेशा मजबूत होना चाहिए और सामाजिक आंदोलन हमेशा चलता रहना चाहिए। तो ये थे KP चौधरी साहब, जिन्होंने सरकारी नौकरी में रहते हुए SC ST OBC बहुजन समाज के हक अधिकारों के लिए लगातार संघर्ष किया है। ये तमाम समस्याएं थी और समाधान एक ही है, सामाजिक आंदोलन। अगर आप डरेंगे, चुप रहेंगे अपने ही अधिकार के लिए, तो यकीन मानिए आपको लगता है कि आप पढ़ लिख गए हैं, सिस्टम में हैं। आज आप छुपे हुए हैं, बैठे हुए हैं। जिस दिन आपके सामाजिक हितों, आपका समाज कमज़ोर हुआ, आपकी आवाज़ें कमज़ोर हो गई, उस दिन आपकी पीछा जाति नहीं छोड़ेगी। और जाति जाति नहीं है, इसलिए आपकी जाति सबको पता है। अगर आपके सामाजिक आंदोलन कमज़ोर हुआ तो जातिवाद के आप शिकार हो सकते हैं, अगर आप पीड़ित जातियों से हैं। लेकिन सवाल वही है कि इस देश में जो मनुवाद है वो महीन जातिवाद कर रहा है। जो किसान जातियां गाँव में जातिवाद कर रही हैं, उनके साथ भी शहरों में मीडिया, जुडिशरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस में जातिवाद हो रहा है। सोचिए, जो महतो समाज, ट्राइबल समाज को झारखंड में पानी नहीं पीने दे रहा है, उस महतो समाज का बच्चा भी जब JNU, DU या तमाम नौकरियों में आता है तो उसके साथ भी मनुवाद होता है, जातिवाद होता है। तो जातिवाद ऐसा खेल है जिसमें हर कोई पीड़ित है, और उसमें जो पीड़ित है उसको लगता है कि मैं जातीय रूप से मजबूत हूँ। आप लोग बताइए कि इस वर्ण व्यवस्था में, जातिवाद में असली लाभार्थी कौन है? और सबसे ज़्यादा शिकार मैं बताता हूँ जातिवाद का, वो है शेड्यूल कास्ट, फिर शेड्यूल ट्राइब, फिर पिछड़ी जाति, और उसके बाद इस देश की किसान जातियाँ। क्योंकि हो सकता है कि शेड्यूल कास्ट के साथ ग्रामीण से लेकर शहर तक भेदभाव हो सकता है शेड्यूल ट्राइब के साथ ग्रामीण से लेकर शहर तक भेदभाव हो सकता है OBC के साथ गांव में ना हो, लेकिन सिस्टम में उनके साथ भी भेदभाव है। हो सकता है किसान जातियों के साथ ग्रामीण इलाकों में ना हो, लेकिन उनके बच्चे भी जब SC ST OBC और किसान जातियों के बच्चे मीडिया, जुडिशरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी और बिजनेस, स्पोर्ट्स, खेल में तमाम जगहों पर जाते हैं, तो वो भी जातिवाद का शिकार होते हैं। तो जातिवाद का असली लाभार्थी कौन है, ये आप लोग बताइए। ये बड़ा सवाल है, आपकी प्रतिक्रिया भी बहुत ज़रूरी है। शुक्रिया सर। हमसे मैं एक निवेदन और करना चाहूँगा शंभू जी। मैंने कहा सामाजिक आंदोलन इस समस्या का समाधान है। अभी पिछले दिनों हमारे किसान समाज के जो बच्चे थे, किसान परिवारों के जो बच्चे थे, उनके साथ जिस तरीके का व्यवहार भारत की सरकार या दिल्ली पुलिस के द्वारा किया गया, उसके बाद जैसे ही उनका समाज उन बच्चों के पीछे खड़ा हुआ, तो भारत के माननीय गृह मंत्री जी के द्वारा
उन बच्चों को नौता आ गया बात करने के लिए, उन लोगों को नौता आ गया बात कि आप आइए हमसे बात करिए। तो ये है सामाजिक शक्ति। मैं कहना चाहता हूँ अपने SC ST समाज के लोगों से, OBC समाज के लोगों से कहना चाहता हूँ, सामाजिक शक्ति को पिछले 1 हफ्ते में आप रिव्यू करिए। सामाजिक शक्ति का आप एक उदाहरण देखिए कि जब उन बच्चों के साथ में जंतर मंतर पर जो हो रहा था, जो पूरे देश ने देखा, तब वो बच्चों के साथ में उनका समाज जंतर मंतर पर नहीं था, लेकिन आज उस घटना के बाद उनका समाज उन बच्चों के पीछे खड़ा है। सरकार आज बैकफुट पर है, बात करने के लिए तैयार है, और इवन अब दोषी व्यक्ति के खिलाफ, आरोपी के खिलाफ अब हमने भूपेंद्र चौधरी जी का बयान मुजफ्फरनगर में अभी देखा कि पुलिस कार्रवाई कर रही है, थोड़ा समय दीजिएगा, और ऐसा दोषी जो आरोपी है उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। तो अब ये देखिएगा कि ये किसका परिणाम है, ये सामाजिक ताकत का परिणाम है। मैं गरीब समाज के लोगों से, SC समाज के लोगों से, ST समाज के लोगों से हाथ जोड़ कर के अपील करना चाहता हूँ कि आप इस बात को समझने की कोशिश करिए। आप नेताओं के चुंगल से बाहर निकलिए, आप अपने दीपक खुद बनिए। आपका नेता है बाबा साहब अम्बेडकर, आपके नेता हैं मान्यवर काशीराम, आपके नेता हैं भारत का संविधान। इन 3 लोगों को अपना नेतृत्व देते हुए आप अपनी सामाजिक जिम्मेदारी को समझिए, सामाजिक आंदोलन का हिस्सा बनिए। जब तक आपका सामाजिक शक्ति नहीं बढ़ेगी, तब तक इस देश में आपके साथ अन्याय होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा। किसी ने ठीक ही कहा है कि जो समाज सड़कों पर नहीं आता, सड़कों पर मजबूत नहीं है, जिस समाज की सामाजिक जड़ें मजबूत नहीं है, उसकी ना आर्थिक जड़ें ना राजनीतिक जड़ें मजबूत हो सकती हैं। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। नेशनल दस्तक की लगातार कोशिश होती है कि इस देश पर जो हाशिए पर है, शोषित वंचित है, उसकी समस्याएं और उसका समाधान आप तक लाया जाए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।